उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है। बीजेपी इस उपचुनाव में 10 में से 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में दी गई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी कटहरी, मझवा, फूलपुर और बिल्कीपुर सीट पर दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं को ही चुनाव मैदान में उतारेगी। दिल्ली में कल केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बीजेपी की इस बैठक में कटहरी, मिल्कीपुर और मझवा सीट को लेकर सबसे ज्यादा माथापच्ची हुई। सूत्रों का कहना है कि सुरक्षित सीट होने की वजह से मिल्कीपुर से तो कोई दलित चेहरा ही उतरेगा। इसके साथ ही कटहरी और मझवा सीट पर पिछड़े वर्ग के चेहरे को उतारा जाएगा। मीरापुर सीट फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है, लेकिन अनुप्रिया पटेल की अपना दल, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और संजय निषाद की निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है। इसके बाद संजय निषाद काफी मुखर नजर आने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि वो भी अपनी पार्टी की बैठक बुलाएंगे और बीजेपी को अपने दल की मंशा से अवगत कराएंगे। इस उपचुनाव में सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के साथ ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी इस उपचुनाव में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में सत्ता के अंकगणित को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी की बैठक चल रही है। तमाम वरिष्ठ नेता यानी महाराष्ट्र कोर ग्रुप के सभी नेता, महाराष्ट्र के सभी बड़े नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव समेत तमाम नेता लगातार बैठक कर रहे हैं। और कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जल्द ही चुनाव का ऐलान होना है। ऐसे में जो तमाम सहयोगी हैं वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर मंथन का दौर जारी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि अंदरूनी तौर पे ये तय हो गया है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी चाहती है, बीजेपी चाहती है कि वो 155 से 165 सीटों पे चुनाव लड़े और 130 से 135 सीटों पे जीत दर्ज करे। कुल मिलाकर रणनीतिक बैठक महाराष्ट्र की एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में आज पहली बैठक है और एक चीज क्लैरिटी जरूर आनी शुरू होगी कि कौन सी पार्टियां किन सीटों पे और कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तेज की तैयारी। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात हुई। इस बैठक में आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई अहम बातों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है, ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात हुई। यह मीटिंग सुबह 10 बजे से AICC में होनी थी, लेकिन खड़गे के रेसिडेंस पे हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची पर दिल्ली में ही मुहर लगनी है। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में स्ट्रेटेजी के साथ साथ मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई। इस बैठक में नंबर्स के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि स्टेट कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रही है। कैमरा पर्सन राणा अविनाश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। एनडीए के मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव ठाकरे के बयान लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उद्धव ठाकरे दिल्ली गए और वहां पर प्रयास किया कि कांग्रेस पार्टी भी उनके नाम आगे करे सीएम पद के लिए। उसके बाद मुंबई में महाविकास आघाड़ी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने सब नेताओं के सामने कह दिया कि महाविकास आघाड़ी सीएम पद का उम्मीदवार फाइनल करे, जो भी नाम होगा उसे मैं अपना समर्थन दे दूंगा। कल महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें उद्धव ठाकरे ने बयान बदला और अब कहा कि महायुति पहले अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार की घोषणा करे, उसके बाद हम अपने उम्मीदवार की घोषणा वहां पर कर देंगे, हमारा नाम लगभग तय है, ये उद्धव ठाकरे ने कहा। तो पहले खुद को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करने वाले उद्धव ठाकरे कहीं न कहीं अब मुख्यमंत्री की रेस से जरा पीछे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार में इन दिनों यात्राओं का दौर चल रहा है। चाहे तेजस्वी यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मुकेश सहनी हो, सभी लगातार राज्य में यात्रा कर रहे हैं। अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी आगामी 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को बंटने से बचाना है। यात्रा के पहले चरण की शुरुआत भागलपुर से होकर कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज तक जाएगी। द्वितीय चरण की यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होगी।
उसकी तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। पहले चरण की समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। यह केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। यात्रा न्यूयॉर्क और लंदन समेत अन्य देशों के शहरों में भी निकाली जा सकती है। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी की यह हिंदू स्वाभिमान यात्रा विधानसभा चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मणिपुर में शांति बहाली को लेकर के गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि इस बैठक में जो कल होने वाली है, इसमें कुकी और मैतेई दोनों समुदायों के विधायकों को बुलाया गया है ताकि शांति वार्ता हो सके और दोनों के जो मुद्दे हैं उनको सुना जा सके, उनको सुलझाया जा सके। आपको बता दें कि 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। मणिपुर में हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो पाए हैं। रह कर घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि रिपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, लेकिन घटनाएं लगातार वहां पे हो रही हैं। दोनों समुदाय के प्रतिनिधित्व यानी कि विधायकों को बुलाया है उनसे बातचीत करने के लिए और शांति का रास्ता निकल सके, इस बात को लेकर के एक अहम बैठक कल नई दिल्ली में गृह मंत्रालय में होनी है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ शांति, न्यूज़ 24, दिल्ली। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले ईडी आज फिर एक बार बड़ी कार्रवाई कर रही है। झारखंड की राजधानी रांची सहित 20 ठिकानों पर ईडी की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही है, जिसमें राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस, उनके भाई और विभाग के सचिव सहित कई लोग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में पेयजल घोटाले में को लेकर यह ईडी की कार्रवाई है और ईडी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और उसके बाद आज ईडी की अलग अलग टीमें रांची, चाईबासा सहित करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि छापेमारी के दौरान क्या बरामदगी हुई इसके बारे में भी ईडी के अधिकारी कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ईडी की ये बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में भूचाल लाएगा, क्योंकि इससे पहले भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री आलमगीर आलम के करीबियों के घर पे पहले छापेमारी हुई थी और उसके बाद आलमगीर आलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और फिलहाल आलमगीर आलम जेल में हैं। ऐसे में चुनाव के ठीक पहले ईडी की यह बड़ी कार्रवाई के मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। रांची से अमित सिंह और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित करीब 450 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द कर दिया था। मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने ये कहा कि आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिवार से जुड़े हुए ट्रस्ट को उस जमीन का आवंटन कर दिया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। आज सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आजम खान ने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग किया था। कपिल सिब्बल जो ट्रस्ट की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि उनके ट्रस्ट को बिना सुने ही आवंटन रद्द कर दिया था। उस ट्रस्ट को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए था। इस पर सीजेआई ने कहा कि केस के तथ्य बताते हैं कि आजम खान ने मंत्री पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और इस जमीन का आवंटन ऐसे ट्रस्ट को कर दिया जिसमें वो खुद ही चेयरमैन थे, और ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कैमरामैन अभिनाथ के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली।